हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। आज से हम लोगों का एक नया सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। आप लोगों को पता ही था कि एनसीईआरटी हम लोग शुरू करने वाले हैं, एनसीईआरटी सोशियोलॉजी। ठीक है, एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का हम लोग आज से शुरू करेंगे क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। ओके, अब देखिए, ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 सोशियोलॉजी का, वो ना 10 पार्टों में ये बटा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 चैप्टर नहीं है। जो फर्स्ट चैप्टर है वही, मतलब कि सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी का 10 सब पार्ट्स है। ओके, तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हर एक वीडियो में हम लोग एक एक करके पार्ट कवर करेंगे। अब आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर, एक एक वीडियो में एक पार्ट क्यों कवर करेंगे, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर क्यों नहीं करेंगे? इसका रीज़न यही है कि एनसीईआरटी का ना, जब जो भी पार्ट है, जितना भी सब पार्ट है, उसमें अलग कुछ नज़रिया रहता है, कुछ अलग कहानियाँ रहता है। तो अगर एक ही वीडियो में हम लोग हर एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो उसीलिए मतलब कि मज़ा भी नहीं आएगा। तो बस उस मज़े को बरकरार रखने के लिए ही हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। ओके, देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको ये क्लास 11 इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है, तो सबसे पहले आपको खुद को अपने क्लास 10 क्लास 11 में लौट जाना है। आपके क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ, या फिर उससे पहले ही आप कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे, उसको लेके जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाता है। रिश्तेदार से, घर परिवार से, भैया से आप लोगों को कुछ सलाह मिलता है कि ये सब्जेक्ट ले ले, ये स्ट्रीम चूज़ कर ले, या फिर आपका खुद का भी कोई चॉइस रहता है। तो ये इस पार्ट में आपको खुद को इस क्लास 11 में चले जाना है। ओके, तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा जा रहा है कि एडवाइस फ्रॉम सोसाइटी। सोसाइटी से हम लोगों को कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ो, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही कुछ होगा। ओके, लाइफ में तुम अच्छा कुछ कर पाओगे। ओके, दूसरा कुछ सलाह इस वक्त पे वो ये आता है कि अच्छा, ये सब्जेक्ट ले लो, तुम अगर ये सब्जेक्ट लोगे या वो सब्जेक्ट लोगे तो जॉब पाने का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये प्रेशराइज किया जाता है कि साइंस ले लो, इंजीनियरिंग पढ़ना, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट लो जिससे तुम किसी कम्पिटिटिव फील्ड में बैठ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे जो स्ट्रीम या सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है, ये सब सलाह तभी से आना चालू हो जाता है। और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि लड़के हो के तुमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, लड़की हो के तुमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। मतलब कि अगर तुम एक लड़की हो तो तुम साइंस वगैरह लेके क्या करोगे? तुम होम साइंस लो, तुम न्यूट्रिशन लो। और एक लड़का हो तो तुम न्यूट्रिशन क्यों लोगे? तुम कुछ ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, जॉब मिलने का स्कोप। ठीक है, तो ये सब आप कह सकते हैं कि सर जेंडर्ड एडवाइस है। हाँ, ये सब जेंडर्ड एडवाइस है, बट सोसाइटी से ये सब हम लोगों को सुनने को मिलता है। और तो और ये भी हम लोगों को सुनने को मिलता है कि देखो, जितना जल्दी हो सके तुम्हारे परिवार को एक नौकरी चाहिए, कि जल्दी से तुम बड़े हो जाओ, एक नौकरी मिल जाए तुमको। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट लो ताकि तुम्हारा पढ़ाई खत्म होने के बाद ही बहुत देर तक इंतज़ार ना करना पड़े, तुमको जल्दी से एक नौकरी मिल जाए। तो देखिए, एग्ज़ाम्पल के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप सोशियोलॉजी आपको अच्छा लगता है, तो आपने सोचा कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ूँगा, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करूँगा, उसके बाद मैं एमए करूँगा, एमए के बाद मैं नेट सेट दूँगा, नेट सेट के बाद मैं एमफिल में जाऊँगा, या फिर पीएचडी करूँगा नेट सेट अगर मिल जाए तो। तो देखिए, बहुत साल चला जाता है। तो फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना होगा जिसमें बहुत जल्दी से तुमको नौकरी मिल जाए। तो क्या होगा, तो मैं शायद दूसरे जो सब्जेक्ट है, मैं इंजीनियरिंग के बारे में सोचूँगा, या फिर कॉम्पिटिटिव किसी फ़ील्ड में, या फिर एमबीबीएस के, हाँ, 4-5 साल दो, उसमें जो भी हो जाए उसके बाद मुझे तो एक कन्फर्म कुछ मिल ही जाएगा। तो ये सब सलाह हम लोगों को परिवार से मिलता है, और तो और ये सलाह भी मिलता है कि तुम्हारा फैमिली तो बिज़नेस में है, तो तुम कॉमर्स ले लो, कोई ऐसा सब्जेक्ट लो कि जिसमें तुम अपने परिवार को हेल्प कर सको, तो दूसरे सब्जेक्ट क्यों लेना? तो ये सब सलाह हम लोगों को क्लास 11 से शुरू होने से पहले ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सोशियोलॉजी शुरू हो रहा है और यही एक पार्ट से शुरू हो रहा है जहाँ पे हम लोगों को क्या लेना चाहिए, वो जो सलाह आता है सोसाइटी से, इस पार्ट से क्यों शुरू हो रहा है? मतलब कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि नया कुछ सीखने को मिलेगा, बढ़िया कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आके आप लोग देखते हो कि क्लास 11 में आपको वही सिखाया जा रहा है जो सलाह सोसाइटी से मिलता था।
अब हम लोग सोशियोलॉजी में ये देखेंगे कि ये जो सलाह हम लोगों को मिलता है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न बेसिकली है कि आप जो भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज़ करोगे, वो जॉब मार्केट में उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको एक सब्जेक्ट या स्ट्रीम लेने को कहा जाता है। आप कौन से जेंडर से बिलॉन्ग करते हो, आप कौन से फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आप कौन से सोशल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, उस हिसाब से कोई सब्जेक्ट या फिर कोई स्ट्रीम आप चूज़ करते हो या फिर चूज़ करने का सलाह मिलता है। अब देखिए, आप तो बस यही सोचिएगा ना कि मैं एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ ये सब फैक्टर कहाँ से आ गया कि जॉब मार्केट, जेंडर, फैमिली, मुझे कुछ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं पढ़ूँगा। नहीं, ये चीज़ इतना मतलब कि छोटा नहीं है, ठीक है? ये चीज़ बहुत बड़े स्कोप में हम लोग देखेंगे, क्योंकि रीज़न यही है कि ये जो भी सलाह आता है, उसके साथ जो भी फैक्टर रिलेटेड है, वो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द एक्सटर्नल सोसाइटी, ठीक है, जो रियलिटी है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। बट आप लोगों को या हम लोगों को पहले ये समझ नहीं आता था, ठीक है, तो हम लोगों के मन में सवाल आता है कि ये सब्जेक्ट ले लो तो एक अच्छा जॉब मिलेगा। अब अच्छा जॉब का क्राइटेरिया क्या है? कौन तय करता है कि कौन अच्छा जॉब है, कौन बुरा जॉब है? जो जॉब करने से ज़्यादा पैसा मिलता है, क्या वो अच्छा जॉब है? या फिर जो जॉब करने से हम लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा स्टेटस, ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, या फिर मैं खुद ज़्यादा सैटिस्फाइड होता हूँ, उसको हम लोग अच्छा जॉब कहेंगे। तो अच्छा जॉब ये क्या सोसाइटी के जो नॉर्म है, कल्चर है, उस हिसाब से तय होता है? तो मैं कौन-सा सब्जेक्ट लूँगा, उससे मुझे अच्छा जॉब मिलना चाहिए, ये अच्छा जॉब का डेफ़िनेशन क्या है? कौन इसे तय करता है? ये आपके दिमाग में आएगा ही आएगा। तो देखिए, एकदम पहले हम लोगों को कुछ सलाह दिया गया, हम लोगों ने देखा कि उस सलाह से जुड़े हुए फैक्टर क्या-क्या है, उसके बाद हम लोगों को कुछ सवाल दिखाई दिए कि क्या-क्या सवाल मतलब कि हमारे मन में आते हैं, और आना ही बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। अब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि क्यों ये सलाह आता है, क्यों इस फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, क्यों मैं कौन-सा सब्जेक्ट लूँगा फ्यूचर के लिए, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो जॉब मार्केट है, वो इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, ठीक है? आप सोसाइटी में देख लीजिए, अलग-अलग समय पे, अलग-अलग जनरेशन में, अलग-अलग जगह में अलग-अलग सब्जेक्ट का जो है महत्व वो बढ़ जाता है, सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। मान लीजिए कि कोई एक वक़्त था जब टीचर का जो रिस्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, कि टीचिंग प्रोफ़ेशन को बहुत बढ़िया जॉब माना जाता था, उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा था। बाद में शायद एक ऐसा पीरियड आया कि इंजीनियरिंग को माना जाता था, बाद में शायद एक ऐसा पीरियड आया जहाँ पे एमबीए को माना जाता था। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ओके? तो इसका मतलब कि आप कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इकोनॉमी पॉलिटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, गवर्नमेंट जो डिसीज़न्स है, जो पॉलिसीज़ है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोगों को अभी समझ में आया कि हम लोग एज़ अ स्टूडेंट जो भी डिसीज़न लेते हैं या फिर लेने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को तो नहीं पता ना कि हाउ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू जॉब मार्केट, इकोनॉमी, पॉलिसीज़ और सोसाइटी। बाद में मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर मैं पढ़ता ही रहूँगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सब सलाह आते हैं, और वो सलाह कैसे आते हैं? जिनको पता होता है कि कौन-सा सब्जेक्ट अभी जॉब मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप देखिए कि आप बस अपने लाइफ में क्लास 11 में एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, और उसके साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड है, आपका जेंडर क्या है, इतना कुछ, ओके? तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों को यही कह रहा है कि हम लोगों को अभी सीखना होगा कि हाउ द पर्सनल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विथ पब्लिक इश्यूज। तो जिसे हम समझते हैं कि ये बस मेरा इशू है, मेरा निजी लाइफ है, मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है, वो एक्चुअल में इंडिविजुअल डिसीजन या प्रॉब्लम होता नहीं है, वो ब्रॉडर जो सोशल एस्पेक्ट है उसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है? तो हम लोगों को ये समझ में आया कि सोशियोलॉजी बेसिकली ये जो सोसाइटी में हम लोग मतलब कि रह रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको एज अ इंटरकनेक्टेड होल सोशियोलॉजी इसको स्टडी करता है। देखिए, वैसे तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? सोशियोस एंड लोगोस, ओके? तो ये सोशियोस और लोगोस अब अगर हम लोग देखेंगे तो आता है कंपेनियन और
स्टडी। तो स्टडी और ऑफ कंपेनियनशिप और स्टडी ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं। लैटिन वर्ड एंड ग्रीक वर्ड, ये तो मैंने एक छोटा सा कह दिया कि सोशियोलॉजी कहाँ से आया ये टर्म। बट सोशियोलॉजी एक्चुअली में करता क्या है, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको इंटरकनेक्टेड वे में इसको स्टडी करता है। मतलब कि एक ही सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। व्हाट इज सोशियोलॉजी? इफ आई आस्क यू, देन इन वन लाइन द आंसर विल बी टू स्टडी सोसाइटी फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मैं सोसाइटी को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करूंगा। तो ये जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कैसा है, यही हम लोग अभी आगे सीखने वाले हैं। ओके, कि कैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे एक स्टूडेंट, उसका जो इंडिविजुअल पर्सनल वरी है, वो पब्लिक इशू के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और ये डिसीजन के ऊपर कैसे इफेक्ट या फिर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यही देखा कि एक्चुअली सोसाइटी में हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो स्टडी करता है, ये स्टडी करता है सोशियोलॉजी। ये सवाल पूछता है, ये सवाल पूछेगा, और हमको भी सवाल सोचने पे मजबूर करेगा। कि हम लोगों ने जैसे ऑलरेडी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि गुड जॉब मतलब क्या है। तो क्या गुड जॉब मतलब अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग चीज़? यस। आप देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि सोसाइटी, तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है, कि मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ मतलब रिलीवेंट सोसाइटीज। तो रिलीवेंट सोसाइटी का मतलब क्या, कि मैं, मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको कहते हैं सोसाइटी। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी हिंदू और मुस्लिम, उसको कहते हैं सोसाइटी। या फिर मैं जिस कास्ट या फिर ट्राइब से, बिरादरी से, गोत्र से बिलोंग करता हूँ, क्या उसको कहते हैं सोसाइटी? या फिर मेरा जो प्रोफेशनल सर्कल है उसको कहते हैं सोसाइटी, या नेशन को कहते हैं सोसाइटी? तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि गुड जॉब सोसाइटी के ऊपर बेस करके, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। गुड जॉब, व्हाट शुड बी अ गुड जॉब। तो ये सोसाइटी है क्या, सोसाइटी का मतलब क्या है? तो देखिए, मज़े की बात यही है कि हम लोग बचपन से सोसाइटी में ही जी रहे हैं, बट हम लोगों को क्लियरली नहीं पता कि सोसाइटी का मतलब क्या है। तो मतलब कि हम लोगों को पता है कि हम लोग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं मतलब कौन से चीज़ से बिलोंग करते हैं, इनमें से हम लोगों को नहीं पता। आगे हम लोग यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को इतना समझ आ गया कि सोशियोलॉजी सवाल पूछेगा। हम लोग जिस चीज़ को, मतलब कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप क्लास 11 में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। ये एग्जाम्पल यहाँ पे बस इसीलिए बिठाया गया ताकि आप लोगों को समझ आए कि छोटा सा छोटा कोई भी चीज़, कोई भी डिसीशन, कोई भी आपका स्टूडेंट वरी, इंडिविजुअल वरी, वो पब्लिक इशू के साथ रिलेटेड है, और पब्लिक इशू आपके जीवन के ऊपर इफेक्टेड है। बस यही समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया। ओके, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन, ये खत्म किया चैप्टर 1 का, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का। अभी दूसरा जो पार्ट है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, द पर्सनल प्रॉब्लम एंड द पब्लिक इशू, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही चैप्टर 1 का 10 वीडियो आएगा जहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 खत्म करेंगे। रीज़न मैंने पहले ही कह दिया कि हर एक चैप्टर का नज़रिया अलग है, समझने का तरीका अलग होगा, इसीलिए ये डिवाइडेशन मैंने किया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग जब भी ये वीडियोस देखना, एक देखने के बाद थोड़ा सोचना, समझना, उसके बाद दूसरे वीडियो पे जाना। तो जो क्रिटिकल माइंड है, एनालिटिकल माइंड है, मैं आप लोगों के अंदर डेवलप कराना चाहता हूँ, वो डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोगों का एनसीईआरटी पढ़ने का जो मेन रीज़न है वो कामयाब होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे सेकेंड वीडियो में। थैंक यू।